नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। कॉकरोच जनता पार्टी वर्सेज मोदी सरकार। पूरे देश में इस वक्त सिर्फ यही हलचल है, लेकिन इस हंगामे के बीच विपक्ष की एंट्री होते ही एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि आखिर इस मोर्चे का अंत क्या होगा। क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? पार्टी के अंदर बैठे लोगों और सूत्रों की माने तो जब छात्रों के कंधे पर रखकर राजनीतिक दल बंदूकें चलाने लगे हैं, अब सरकार ने भी अपना रुख पूरी तरह से बदल लिया है। पहले बीजेपी जिस आंदोलन को सिर्फ छात्रों का साधारण प्रदर्शन मान रही थी, अब उसमें पूरी तरह से राजनीति की घुसपैठ हो चुकी है और अब इस समस्या का इलाज और सॉल्यूशन भी बिल्कुल राजनीतिक ढंग से किया जाएगा। दरअसल हमारे सूत्रों से जो जानकारी छनकर बाहर आ रही है, उसके मुताबिक बीजेपी ऑफिस में अचानक एक बेहद हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। प्रोटेस्ट पिछले 1 महीने से चल रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर इतनी बड़ी और शॉर्ट नोटिस वाली बैठक पहली बार हुई है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि मामला कितना गंभीर था कि मैसेज मिलने के 15 मिनट के अंदर अंदर पार्टी के 8 महामंत्री और कई बड़े पदाधिकारी मीटिंग के लिए एक साथ मौजूद थे। नितिन नवीन की अध्यक्षता में करीब 3 घंटे तक यह मैराथन ब्रेन स्टॉर्मिंग वाली मीटिंग चली। मीटिंग का एजेंडा बिल्कुल क्लियर था। सीजेपी और विपक्ष ने जो माहौल बनाया है, उसे जमीन से लेकर वर्चुअल दुनिया तक हर मोर्चे पर कैसे काउंटर किया जाए। पार्टी के अंदरूनी लोगों की माने तो शुरुआत में ही यह साफ कर दिया गया है कि मामला भले ही पेचीदा हो गया हो, लेकिन अगले 3 से 4 दिन के अंदर इस पूरे नैरेटिव को साफ करना है, इसे खत्म करना है। सरकार के खिलाफ जो घेराबंदी की गई है, उसे तोड़ने के लिए एक बेहद मजबूत और आक्रामक काउंटर नैरेटिव तैयार किया गया है। आइए इस स्ट्रैटेजी को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। सबसे पहला टारगेट है कांग्रेस। कांग्रेस ने जिस तरह प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया, उसे बीजेपी सीधे तौर पर संविधान और प्रोटोकॉल का उल्लंघन मानकर चल रही है। सूत्रों की माने तो अब यह तय हुआ है कि बीजेपी बैक फुट पर रहने की बजाय फ्रंट फुट पर खेलेगी। अब बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तरों के बाहर धरना देंगे। नारों की गूंज कुछ ऐसी होगी कि पीएम के प्रोटोकॉल से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। देश भर के कार्यकर्ताओं तक मीटिंग के बीच में ही यह मैसेज पास कर दिया गया है कि वे प्रोटेस्ट और राहुल गांधी के खिलाफ बेहद क्रिएटिव और धारदार स्लोगन तैयार करें। इस मुद्दे पर पार्टी के अंदर का माहौल बहुत ज्यादा गर्म है। स्ट्रैटेजी का दूसरा हिस्सा है ग्राउंड मोबिलाइजेशन। सिर्फ दफ्तरों के बाहर धरना नहीं होगा, बल्कि संगठन के अलग अलग विंग जैसे युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और किसान मोर्चा अब सड़क पर उतरकर रैलियां और प्रोटेस्ट करेंगे। इनका मुख्य मुद्दा होगा देश की सुरक्षा से खिलवाड़ और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश। जमीन पर जनता के बीच ये मैसेज सेट किया जाएगा कि छात्रों के नाम पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वह असल में अराजक हाथों में जा चुका है। छात्रों के पीछे छिपकर जो लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं, उनकी असलियत जनता के सामने बेनकाब की जाएगी। तीसरा और सबसे अहम पॉइंट वह दिन है जब राजनीति सबसे ज्यादा गर्म हुई। 20 जुलाई को प्रधानमंत्री को संसद से सुरक्षित बाहर निकाले जाने की खबरें आई थी। कांग्रेस ने इसे तुरंत लपक लिया और पीएम को लेकर तरह तरह के बयान दिए गए। उन्हें कायर तक कहा गया, लेकिन पार्टी के टॉप सोर्सेज की माने तो इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। सोर्सेज का कहना है कि आप ही बताएं, जिस तरह से जंतर मंतर और आसपास एक अराजक भीड़ इकट्ठा थी, क्या वहां नेपाल 2 जैसी आशंका नहीं थी? मतलब साफ है, आने वाले दिनों में यह नैरेटिव सेट किया जा सकता है। यह सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। बिल्कुल उसी तरह जैसे नेपाल में मौजूदा सरकार और सिस्टम के खिलाफ हिंसक माहौल बनाया गया था। इंटेलिजेंस के इनपुट को पब्लिक डोमेन मिलाकर यह साबित करने की कोशिश होगी कि पीएम की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता था। कांग्रेस ने जो कायर होने का नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की है, उसे इसी राष्ट्रीय सुरक्षा और नेपाल जैसी साजिश की आशंका के जरिए पूरी तरह ध्वस्त किया जाएगा। चौथा प्लान वर्चुअल दुनिया यानी कि सोशल मीडिया के लिए है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के समर्थन में और बीजेपी के स्टैंड को सपोर्ट करते हुए बहुत बड़े स्तर पर कैंपेन चलाए जाएंगे। जो लोग कंफ्यूज हैं या जिन्हें विपक्ष के नैरेटिव ने प्रभावित किया है, उन तक सरकार का पक्ष पुख्ता तर्कों के साथ पहुंचाया जाएगा। पांचवा और सबसे आक्रामक कदम प्रोटेस्ट में शामिल तथाकथित छात्रों की कुंडली खंगालना है। सुनने में आया है कि जो लोग इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं या जो सबसे ज्यादा अराजकता फैला रहे हैं, उनकी बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में सबूतों के साथ यह दुनिया के सामने रखा जाएगा कि कैसे छात्रों के जायज मुद्दे को हाईजैक करके अराजक भीड़ के हवाले कर दिया गया। अभी तक सरकार इन्हें छात्रों की तरह ट्रीट कर रही थी, लेकिन अब जब इसमें विपक्ष की दाल गलने लगी है, तो इनका असली चेहरा सामने लाया जाएगा और यह प्रूफ किया जाएगा कि यह आंदोलन अब छात्रों से ज्यादा उन अराजक तत्वों के हाथों में है, जिनका मकसद सिर्फ
राजनीतिक अस्थिरता फैलाना है। अब बात उस सवाल की जो इस वक्त हर किसी के जहन में है और जिसके बिना यह खबर अधूरी है। क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? सीजेपी और विपक्ष की सबसे बड़ी मांग यही रही है, लेकिन इस हाई लेवल मीटिंग से जो जानकारी निकलकर सामने आई है वह विपक्ष की उम्मीदों को करारा झटका देने वाली है। सूत्रों ने कंफर्म किया है कि बैठक में धर्मेंद्र प्रधान के मसले पर बहुत स्पष्ट और दो टूक बात हुई है। बीजेपी अध्यक्ष ने मीटिंग में साफ कर दिया है कि इस्तीफा किसी भी कीमत पर नहीं होगा। इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि अगर सीजेपी और विपक्ष के दबाव में आकर इस्तीफा ले लिया गया तो विपक्ष और सीजेपी की कामयाबी पर मोहर लग जाएगी। यह एक तरह से सरकार की हार मान ली जाएगी। शीर्ष नेतृत्व ने यह भी संदेश दे दिया है कि प्रधान अपने पद पर बने रहेंगे। विपक्ष चाहे जितना दबाव बनाए, सरकार इस मोर्चे पर झुकने वाली बिल्कुल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पूरी क्राइसिस पे सिर्फ विपक्ष को ही घेरा जा रहा है। इस पूरे एपिसोड में सरकार और संगठन के स्तर पर जो भारी चूक हुई है उसे भी पार्टी के भीतर स्वीकार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में दो बहुत बड़ी गलतियों पर खुलकर चर्चा हुई और माना गया है कि सिस्टम कहीं ना कहीं फेल हुआ है। पहली बड़ी चूक कांग्रेस के गेम प्लान का आकलन ना कर पाना। विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर कांग्रेस, सीधे प्रधानमंत्री आवास के सामने पहुंच जाएगी और वहां धरना देगी। इसका अंदाजा पार्टी के रणनीतिकारों को बिल्कुल नहीं लग पाया। दूसरे राज्यों से कांग्रेस के मुख्यमंत्री और बड़े नेता दिल्ली में जमा हो रहे हैं, यह सूचना तो थी, लेकिन उनके आने का असली मकसद क्या था, क्या ये बड़ा कदम उठाने वाले हैं, यह कोई डिकोड नहीं कर पाया। कांग्रेस के सरप्राइज प्लान की भनक तक पार्टी और सिस्टम को नहीं लगी। दूसरी ओर सबसे गंभीर चूक इंटेलिजेंस के लेवल पर हुई। जंतर मंतर पर अचानक इतनी भारी भीड़ कैसे आ गई? विपक्ष की पार्टियां क्या खिचड़ी पका रही थी और प्रोटेस्ट इतना उग्र रूप ले लेगा, इसका कोई पुख्ता इनपुट इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास नहीं था। मीटिंग में इस बात को लेकर गहरी चिंता जताई गई है कि पार्टी के लोगों की माने तो इस भारी चूक को लेकर हाईकमान खुद इंटेलिजेंस के टॉप ऑफिशियल से बात कर रहा है और जवाब तलब किया जा रहा है। आखिर इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो गया? यह सरकार के लिए एक बड़ा सबक बन चुका है। कुल मिलाकर जो मुद्दा कभी छात्रों के भविष्य और उनकी जायज मांगों से जुड़ा था, वह अब विपक्ष की एंट्री के बाद पूरी तरह से एक पॉलिटिकल वॉर के रूप में तब्दील हो चुका है। असली छात्रों का मुद्दा अब कहीं पीछे छूटता दिखाई दे रहा है और आगे आ गई है कुर्सी, नैरेटिव और वर्चस्व की लड़ाई। बीजेपी अब बैकफुट से निकलकर फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी कर चुकी। जवाबी धरने, संगठन की रैलियां, सोशल मीडिया वॉर, अराजक तत्वों की पूरी लिस्ट, ये सब हथियार तैयार कर लिए गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार अपने इस एग्रेसिव प्लान से अगले 3 से 4 दिन में पूरे माहौल को अपने पक्ष में मोड़ पाती है या फिर सीजेपी और विपक्ष की तरफ से कोई नया राजनीतिक दांव अभी आना बाकी है।